नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज मुद्दा है एचआरटीसी का। हिमाचल पथ परिवहन निगम पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि पथ परिवहन निगम को ग्रहण लग गया है। इसे व्यवस्था की खामियां कहा जाए या फिर प्रशासनिक लाचारी। लगातार पथ परिवहन निगम को सेवा देने वाले कर्मचारी अपने वेतन तथा एरियर्स को लेकर संघर्ष करने को मजबूर हैं। ऐसे में लगता है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम अव्यवस्था का शिकार होकर जो है वो लगातार चरमरा रहा है, हालत खस्ता है। देखना यह होगा कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाने का जो है वो संकल्प सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लिया है, वो परिवहन निगम के घाटे को पूरा कर पाएगा या नहीं। संकल्प लिया गया है इलेक्ट्रिक बसों का, घाटा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन समाधान जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बातचीत का दौर जारी है, लगातार जो है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी की क्या स्थिति है वो जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, आपका अवगत करवाते हैं। मान सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रधान हैं। हमारे साथ गुलाब सिंह धीमान जी जुड़ चुके हैं, जो कि एचआरटीसी पेंशन महासंघ के प्रधान हैं, और हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर हिमाचल टुडे पर स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा मान सिंह जी आपके पास, और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार आप मांग कर रहे हैं, लगातार आपका अगर मैं देखूं तो ओवर टाइम पेंडिंग है, लगभग 41 महीने के आसपास का। आपके जो भत्ते हैं रात के वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार आप मांग कर रहे हैं, सैलरी के इश्यूज चल रहे हैं। तो कहां तक अभी तक जो है वो इस समाधान की गाड़ी पहुंची है, कहां तक जो है वो समाधान की ओर आप आगे बढ़े हैं, या फिर जहां से संघर्ष शुरू हुआ था वहीं पर आज भी खड़े हैं? धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन जी। हमने 7/5 को एक नोटिस दिया हुआ था, तो एमडी महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया। 9/5 को हमारी वार्ता हुई, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं निकला। सिर्फ 2 महीने का ओवर टाइम नाइट मिला, लेकिन हमें मान्य नहीं था। फिर हमने 15/5 का फिर नोटिस दिया। तो मैं आपको बता दूं कि 15/5 को 4 बजे से लेके 10 बजे तक हमारी रात्रि सेवाएं जो जितनी भी जाती थी लॉन्ग रूट की या लोकल रूट की, वो बंद रही जी। तो कल 15/5 को हमें 18/5/2023 को सेक्रेट में माननीय डिप्टी सीएम महोदय ने टाइम दिया है। तो सारे इशूज जो, जैसा कि आपने बताया कि हर बार ये एचआरटीसी का इतिहास रहा है, चाहे वो पीछे चाहे अभी आगे, मेरे को लगता है ये इसमें सुधार नहीं होगा। हर बार हमें आवाज उठाकर वो हल्ला कर ही हमें कुछ मिलता है। तो जहां तक मैं ड्यूजों की बात करूंगा, 41 महीने का ओवर टाइम नाइट है, सैलरी हमें टाइम की नहीं है, पेंशनर को पेंशन नहीं है, मेडिकल रिप्लेसमेंट हमें नहीं है। बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं कि हम एजिटेशन हम नहीं करना चाहते, पर जिस संस्था में कर्मचारी को रिटायर होने के बाद पेंशन ना मिले, मौजूदा सर्विस में टाइम की तनख्वाह ना मिले, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो हैं। इस कारण हमें समय समय पर बोलना पड़ता है। हम ये चाहते हैं 18/5/2023 को माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी से हम यही मांग रखेंगे कि हमारी सैलरी का और ओवर टाइम नाइट का, पेंशनर को कब पेंशन देनी है और एम्प्लॉइज को किस दिन आपने सैलरी देनी है। हम ये सारी बातें जो स्थायी हल चाहते हैं, और स्थायी हल लेकर हमें आशा है कि ये हमारी मांगे जो है वो जरूर मांगी जाएगी। जी, एक लंबे वक्त से जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो एचआरटीसी की जो हालत हुई है, ये हालत किस वजह से है? क्या कारण है कि परिवहन निगम घाटे का सामना कर रहा है? क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि कर्मचारी के हक मारकर उसकी तनख्वाह रोककर कुछ काम किया जाए। तनख्वाहें सरकार देना चाहती है, लेकिन घाटा जो है वो क्यों पड़ रहा है, उसके कारण क्या है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि उसके पीछे कर्मचारियों की लापरवाही भी है। मान सिंह जी। जी सर, एचआरटीसी में मैं तो समझता हूं, और मेरा जो मानना है,
मानना भी है, विश्वास भी है। जी। एचआरटीसी में घाटा जो है वो बिल्कुल भी एचआरटीसी के एम्प्लॉयज की वजह से नहीं है। एचआरटीसी में हमने बार बार कहा है कि एचआरटीसी में घाटा जो है वो तरह तरह की जो फैसिलिटीज दी जा रही है। एचआरटीसी का एम्प्लॉयज ये नहीं चाहता कि प्रदेश की जनता को फैसिलिटीज ना दी जाए, लेकिन फैसिलिटीज अगर दी जाए दें। हम ये नहीं चाहते कि एक को दें दूसरे को ना दे, हम चाहते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को एचआरटीसी में फ्री कर दिया जाए। बट हमें दुख इस बात का है कि फैसिलिटीज तो तरह तरह की देंगे, लेकिन जब हम पैसे मांगेंगे, सैलरी मांगेंगे, ओवर टाइम नाइट मांगेंगे, अपना कोई 4-9-14 का एरियर मांगेंगे, पेंशन मांगेंगे, तो हमारे को घाटे का रोना रोया जाता है। तो मेरा जो मानना है कि ये जो घाटा है ये एचआरटीसी के एम्प्लॉयज की वजह से बिल्कुल नहीं है। एचआरटीसी का एम्प्लॉय जो है वो दिन रात मेहनत करता है, वो कभी ड्यूटी के लिए मना नहीं करता। वो किसी भी जब मर्जी उसको 4 बजे रात को 11 बजे ड्यूटी को भेजा जाता है, वो ड्यूटी पर जाता है। लेकिन घाटे के कारण जो है ये जो फैसिलिटी दी गई है ये मेन घाटे के कारण है। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जो 50% महिलाएं हमारी एचआरटीसी में फ्री की है, उससे एचआरटीसी की सवारी तो बढ़ी है, लेकिन आमदनी जो है वो 0 हो गई है। तो ये घाटे के कारण है। एचआरटीसी वैसे भी ये कोई प्रॉफिट और लॉस के लिए चलाई हुई संस्था नहीं है। ये एचआरटीसी जो है वो समाज सेवा के लिए चलाई जाती है। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि एचआरटीसी को छोड़ के, एचआरटीसी तो नकद पैसे रोज की लाती है, चाहे वो कितना भी लाएगी, लेकिन अदर डिपार्टमेंट कोई है ऐसा कि जो रोज नकद पैसे लाता हो तो हमें बताया जाए, और कौन सा डिपार्टमेंट जो फायदे में है वो भी हमें बताया जाए। एचआरटीसी का एम्प्लॉय दिन रात कड़ा परिश्रम करता है, बर्फ में, धुंध में, बारिश में। हमारा जो मैकेनिक है वो कीचड़ में नीचे सोकर गाड़ियों को ठीक करता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब सैलरी की बारी आती है, किसी ड्यूज की बारी आती है, तो घाटे का रोना रोया जाता है। तो एम्प्लॉयज की वजह से घाटा नहीं है, ये घाटा जो है वो प्रबंधन और सरकार जाने कि घाटा किस कारण। मान सिंह जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहता हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को आप थोड़ा स्वीकार करिए। स्वीकार करने की बात यह है, क्योंकि हिमाचल रोडवेज की ही बात नहीं कर रहा हूं, हमने पंजाब रोडवेज को भी देखा है, हमने हरियाणा रोडवेज को भी देखा है, वहां भी सरकारी बसें चलती है और निजी भी चलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी बसों में जैसे ब्रेक होती ही नहीं सवारियों के लिए, खाली जारी होंगी फिर भी सवारी नहीं बिठाते हैं, जबकि निजी बस वाले जगह जगह पर रोककर सवारी बिठाते हैं। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये हमने देखा है और ये खुद होता है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत कम, अगर 100 में से 1% हो तो मैं मान सकता हूं। अदरवाइज मैं सिटी शिमला की बात करूंगा। चलिए आप एक सुबह जब जाती है, चलिए आप 1% चलिए आप 1% माने वो बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह सुबह हमारी बसें स्कूल टाइम लेके जाती हैं, तो कई बार सवारियां, जैसे शिमला की बात मैं करता हूं, तो सवारियां खड़ी होती हैं, सवारियों को लगता है कि ये बस खाली जा रही है, बट वो बस स्कूल बस होती है, उसका टाइम नहीं होता है। और सवारी को लगता है, हमें कंप्लेंट आती है, बार बार कंप्लेंट आती है, लेकिन वो सवारियां हमें बोलती है कि बस नहीं रोकी, खाली जा रहा है, लेकिन वो स्कूल टाइम, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए बसें लगाई हुई हैं, वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई ऐसा ड्राइवर कंडक्टर जो है वो ऐसा अगर करता है तो वो गलत है, लेकिन करता नहीं है। 1% अगर करता है तो हम कोशिश करेंगे, उसको कहेंगे कि गाड़ियों को स्टॉपेज पे रोका जाए। अन्यथा अगर ऐसा होता भी होगा समय पर, अगर कहीं ऐसी कंप्लेंट आई तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं। विजय सर, चलिए मान सिंह जी, एक बात को आपने स्वीकार करा, एक बात मैं आपसे छोटा सा और पूछना चाह रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब एचआरटीसी की बस चलती है उसके ठीक आगे एक निजी बस उसी रूट पर चलती है और वो सवारियां उठाती जाती है और एचआरटीसी की बसें खाली रह जाती हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो रूट आवंटित किए जाते हैं उनकी समय सारणी में कहीं ना कहीं निजी बस ऑपरेटर्स को फायदा पहुंचाया जाता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।
ये सबसे बड़ा घाटे का कारण है। जब से मैं HRTC में लगा, HRTC की बस, जिस रूट पे HRTC की बस को ज्यादा सवारी होगी उसी रूट पे 5 या 7 मिनट पहले प्राइवेट को टाइम दे दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि प्रबंधन और सरकार जब ये RTO जब टाइम देते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि लड़ाई किसके साथ होगी, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ। मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। मैं चंबा डिपो में 2007 में लगा था, तो मैं रिलीवर था शिमला का। 7:30 पर जो हमारी शिमला से चंबा गाड़ी चलती है 4 बजे सुबह, उस 7:30 बजे बिलासपुर पहुंचती है। तो जब मैं छोटा सा था, जब मैं उस गाड़ी को देखता था, वो गाड़ी HRTC की छोटा सा था। उसके बाद मैं ड्राइवर बना, ड्राइवर बनने के बाद मैं HRTC में लगा, तो 7:30 बजे का उसका टाइम, तो RTO बिलासपुर ने प्राइवेट गाड़ी को 7:28 पे टाइम दे दिया। अब आप बताएं, मेरे घर हमीरपुर में, जो मेरे साथ कंडक्टर था बेचारा, उसके घर पिरकोंग PO में, हम होते हैं 2 और वो होते हैं स्थानीय, उनके साथ 2-4 आदमी भी होते हैं, उनकी बातचीत भी होती है। जब हम टाइम टेबल को बोलते हैं कि 7:28 और 7:30 2 मिनट का आप जान सकते हैं कि 2 मिनट का गैप, अब वो बस स्टैंड से वो निकलेगा, हमारा भी टाइम हो जाएगा आगे पीछे। अब लॉन्ग रूट की गाड़ी है, हमने तो आगे का टाइम भी उठाना है, उन्होंने घुमारवी तक, बिलासपुर से घुमारवी जाना है। तो लड़ाइयां हमारी होती है और बहुत बड़े घाटे का कारण जो है वो ये है, क्योंकि प्राइवेट को हमारे 5 मिनट पहले हमारी गाड़ी खाली और नेचुरली खाली होगी। बड़े घाटे का कारण है ये, पर सरकार को देखना चाहिए। आज मैं घाटे के कारण और बताऊंगा, प्राइवेट वोल्वो जो है हमारे ISBT बस स्टैंड के बाहर से गाड़ी भर दी। आज मेरे को ये भी पता चला कि एक कोई लड़की सोगी में धरने पर बैठी है कि वोल्वो बस, जितनी प्राइवेट वोल्वो बस है इनको बंद कर दिया जाए। तो मैं आपको नॉलेज के तौर पे ये भी बताऊं कि 18/5/2023 की मीटिंग के बाद ये अगर वो लड़की वहीं धरने पे बैठी होगी तो संगठन वहां जाएगा और उस लड़की से भी बात करेगा। ये घाटे के कारण मेन है। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगा, पेंशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वक्त पर पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं। गुलाब सिंह जी, ये मुसीबत इस महीने भी जहां तक खबर आ रही है कि अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है, आधे से ज्यादा जो है वो महीना निकल चुका है, कहां तक जो है वो समाधान की गाड़ी पहुंची है? गुलाब सिंह जी, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद गुलाब सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो विजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे मान सिंह जी से, उन्होंने बताया कि क्या क्या कारण है, कहीं एम्प्लॉइज की गलती, कहीं वोल्वो, कहीं टाइमिंग जो है सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आप अपने तजुर्बे से क्या मानते हैं कि कौन सी गलतियां जिसकी वजह से HRTC डिपार्टमेंट जो है वो घाटे में जा रहा है और इसका खामियाजा कर्मचारियों को, चाहे वो रिटायर्ड हैं चाहे वो कार्यरत हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है? विजय सर। देखिए गौतम, मैंने जो अभी तक का अध्ययन किया है उसमें मैं कुछ नतीजों पर पहुंचा हूं और मेरे हिसाब से शायद वो नतीजे कुछ जायज भी हैं। सबसे पहला कारण तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि HRTC का प्रबंधन और मुफ्त की यात्राएं, उसमें होता क्या है, MLA से लेकर पत्रकार तक मुफ्त यात्रा के लिए सुविधा के पात्र है, महिलाओं को आधी टिकट दी जाती है। ये एक समाज सेवा का क्षेत्र भी माना जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये इनको छूट मिल रही है तो इनको रियायतें दी जा रही हैं जी। लेकिन जो ये रियायतें दी जा रही है उसके बदले में जो सरकार को ग्रांट दी जानी चाहिए, क्योंकि रियायतें सरकार अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने वोट बैंक के लिए रियायतें देती है। कोई उनके दिमाग में ये नहीं आता कि समाज सेवा करके वो बहुत ज्यादा पुण्य कमाने जा रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि जितनी सुविधा वो महिलाओं को, विधायकों को या किसी अन्य वर्ग को देंगे, विकलांगों को देंगे, उतना ही उनका वोट बैंक साथ में जुड़ेगा। तो वो वोट बैंक के लिए प्रयास करते हैं, तो उनका यह दायित्व बन जाता है कि वो ग्रांट्स भी समय पर उपलब्ध करवाए, जो कि नहीं उपलब्ध करवाए जाते। इस वजह से परिवहन निगम घाटे में जाता है। दूसरा कारण परचेज में मैं यूं कहूंगा कि उसमें एक अधिकारी वर्ग होता है और हम देखते हैं कि बहुत सी परचेजिंग उन दरों पर की जाती है जो कि दरें मार्केट से अधिक है और यहाँ पर जो निजी तंत्र है वो परचेजिंग के लिए
स्थान स्थान पर भटकता है, वो सस्ता टायर खरीदने की कोशिश करता है और वो रिट्रीट करता टायर अधिकांश चलाता है। परिवहन निगम ने भी अब ये शुरू किया, लेकिन एक बार जब कुछ खामियों के चलते घाटा आरंभ हो जाए तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा कारण, देखिए आप सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको यह निर्धारित करना होगा कि एचआरटीसी में कम से कम 1000 रूट तो ऐसे बांधे जाए जहां पर सुविधाएं ना दी जाए। आप लोकल में सुविधाएं दे दीजिए, आप 1000 रूट ऐसे तो बांधिए जो आपको मुनाफा कमा कर दे, ताकि जो दूसरी जगह सुविधाएं देने के लिए जहां घाटा पड़ रहा है वहां ये सुविधाएं जुटा सके। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेबल, इसके लिए व्यवस्था को सुधारे जाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं एचआरटीसी के, क्योंकि हमने पिछले 2.5-3 दशकों में यही देखा है और जब से मैं पत्रकारिता में हूं मैं यही देखता आया हूं कि एचआरटीसी के कर्मचारी लगातार ये कहते हैं कि एवरेज के लिए बसों के ढांचे में सुधार किया जाए, उसकी जो बॉडी है वो इस तरह से विकसित की जाए कि उसे हवा का रुख ना पड़े। हवा अगेंस्ट हवा के जब उसमें जाती है तो उसकी एवरेज कम होती है जो रूट पर जाती है। उसके लिए सुझाव दिए गए हैं। निजी तंत्र इस पर काम करता है, एचआरटीसी में ऐसे काम नहीं होते हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो ये तमाम कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से घाटा होता है और उससे उबरने की जरूरत है। जी गौतम सर, अगर हम अभी के सिनेरियो को देखकर बात करें कि जिस तरीके के सिनेरियो हैं, चाहे वो फ्री सर्विसेज हों, चाहे वो रूट्स की बात हो, तो समाधान तो नजर में नहीं आता है। यानी कि ये कहें कि ऐसी ही गाड़ी चलती रहेगी अगर जल्दी समाधान नहीं किए गए, तो जल्दी रास्ता नहीं निकाला गया तो ऐसे ही कर्मचारी जो हैं वो पेंशन को लेकर झटपटाते रहेंगे, अपने जो कहा जाए कि जो बकाया हैं उनको लेकर झटपटाते रहेंगे, सैलरी वक्त पर नहीं मिलेगी, घाटा जस का तस रहेगा। वहीं दूसरी ओर अभी नई बसेस परचेज करने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो बेड़ों में लाने की बात हो रही है, तो ये कितना बेहतर कदम मानते हैं? मैं सीधा पहले मान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। मान सिंह जी, जो नई परचेजेस हो रही हैं उसे कितना बढ़िया कदम आप मानते हैं, या फिर घाटे के बीच में ये परचेजेस सही नहीं है? क्या कहेंगे इस पे? ये जो इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं, मेरा मानना है अच्छी एक पहल है कि जो इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं, इससे एचआरटीसी को फायदा होगा। क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है, एक बार चार्जिंग करके ये गाड़ी जो है 100 से 120 किलोमीटर चलती है। और दूसरी बस से, जैसे हमारी ऑर्डिनरी बसें हैं, डीजल वाली बसें हैं, सोलन का हमारी अगर एक गाड़ी 25 लीटर तेल और डीजल वाली खाती है तो 100 रुपया अगर मान के चले तो 2500 रुपए का डीजल हुआ। लेकिन इस गाड़ी को जब हम चार्ज करते हैं तो एक चार्जिंग में मतलब 100% में ये अप डाउन सोलन कर देती है। तो 150 से 200 या 250-300 रुपए की बिजली से ये अप डाउन करती है। तो इससे फायदा तो बहुत है। दूसरी बात मैं कहूं तो ड्राइवर को भी अच्छी सुविधा है। तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। अब कितनी कारगर सिद्ध होती है ये तो चलाकर हमारी गाड़ियां चल भी रही हैं, अच्छी गाड़ियां काम भी कर रही है, लेकिन अच्छी इनकम भी हो रही है। लेकिन बात तो वही आती है कि फैसिलिटीज, अब फैसिलिटीज में कितना कराया। जहां मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक बसों के आने से पहले हमारी 5 या 6 हजार रुपया अप डाउन गाड़ी लाती थी, आज वो गाड़ी 2 या 2.5 हजार रुपया ला रही है। तो ये जो फैसिलिटीज दी गई है, फैसिलिटीज हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन फिर घाटे का रोना नहीं रोना चाहिए। कर्मचारियों की कोई गलती इसमें नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल काम कर रहा है, वो सवारियां उठाएगा, उतारेगा भी, चढ़ाएगा भी। लेकिन जब ड्यूज की बारी आती है, 41 महीनों का ओवरटाइम नाइट, 2016 से पे कमीशन का एरियर, 3% डीए अब सभी कर्मचारियों को दे दिया गया, हमें वो नहीं। उसके बाद 50-50 हजार की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई एरियर के रूप में, वो हमें नहीं। ओपीएस पूरे विभागों को नोटिफिकेशन चले गई, एचआरटीसी को वो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे से जो सुतेला व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ एचआरटीसी का कर्मचारी, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे सर ओपीएस की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। आपने कहा कि ओपीएस का भी जो है वो आपको नहीं दिया गया, क्या ये माजरा है? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बिजली बोर्ड और एचआरटीसी का जो है वो एनपीएस काटा गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे?
एनपीएस जो है वो हमारा काटा गया, जैसे कि और विभागों में जो एनपीएस कटता था वो उनको सैलरी 3 महीने के ऑर्डर हो गए हैं, 3 महीने तक उनकी सैलरी पूरी मिलेगी, एनपीएस नहीं कटेगा। हमारे एचआरटीसी में सैलरी तो मिली है पर एनपीएस काट के मिली है। जब हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका एनपीएस तो काटा है पर आपके ही डिपो में उसको होल्ड रखा है, जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो आपका ये पैसा हमें डाल दिया जाएगा। पर अभी नोटिफिकेशन हम 18 को करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से क्या वो नोटिफिकेशन एचआरटीसी को हो जाएगी या होगी। और नंबर 2 मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एचआरटीसी का जीपीएफ जो है वो अपना एचआरटीसी का होता है और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है उनका जीपीएफ एजी में खुलता है, तो उनको इस महीने पूरी सैलरी हमारे को काट के मिली है। मैं अपने एम्प्लॉइज को भी सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन प्रयासरत है, हम काम कर रहे हैं, हम हर बात को टेबल पे रखते हैं और हर बात का समाधान निकालते हैं, लेकिन कर्मचारियों को हताश होने की जरूरत नहीं है। हम 18/5/2023 को माननीय डिप्टी सीएम मोदी जी से बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ओपीएस जो है वो एचआरटीसी को भी होगी। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री जी से आपकी बात होनी है। सर मैं विजय सर आपके पास जाना चाहूंगा, गुलाब सिंह जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं, जल्दी से जवाब चाहूंगा क्योंकि समय जो है वो ज्यादा गुलाब सिंह जी को जरा क्वेश्चन पर ले लीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ गुलाब सिंह जी, नेटवर्क की वजह से आप हमसे कट गए थे। मैं आपके पास इसलिए आना चाह रहा हूं कि पेंशन का जो मसला है जो लगातार चल रहा है वो अभी भी समाधान नहीं हो पाया। सवाल मेरा आपसे ये था कि अभी तक आपको जो है वो पेंशन नहीं मिल पाई है इस महीने की, क्योंकि आधे से ज्यादा जो है वो महीना निकल गया है, तो समाधान के करीब आप पहुंच रहे हैं या और दूर होते जा रहे हैं? गुलाब सिंह जी। सर हाँ, मैं गुलाब सिंह दीवान बोल रहा हूँ। जी जी जी। इसमें ऐसा है कि मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जिला शिमला का अध्यक्ष हूँ। पूर्व में हिमाचल परिवहन मजदूर संघ का मैं अध्यक्ष रहा, पर आज इस समय हमारे पर सरकार का तोतेला व्यवहार हो रहा है। अन्य विभागों में पेंशन जो 1 तारीख को बढ़ जाती है, हमारा फिर भी वही रोना है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद इस अवस्था में सीनियर सिटीजन होने के हिस्से से भी आज हमारी ये दुर्दशा है कि अभी तक हमें पेंशन नहीं मिली। सर प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्यों आपकी पेंशन डिले हो रही है? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो हमारे को लिमिट मिलती है वित्त विभाग से वो समय पे नहीं मिलती। कई बार हमारे उच्च अधिकारी जो मुख्य कार्यालय से जो डिमांड करते लेट करते हैं और जब वो पेंशन का पार से 60 करोड़ रुपए आता है तो उसको वो कम दर्शाते हैं, कहते हैं कि हमें तो 70 करोड़ रुपया चाहिए था। सरकार को हमें अपने मांग पत्र में दर्शाया और हमारे जो आज वर्तमान में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है और उप मुख्यमंत्री भी है उनसे भी मिले, ज्ञापन भी सौंपा, डिमांड चार्ट भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा आपको नहीं होगा, आपको जो 7 तारीख या 10 तारीख से पहला पेंशन मिल जाएगी। ये सब हमारे साथ छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। इस अवस्था में हम हर जगह से फोन आते रहते हैं कि हमें पेंशन दो, पर हमें आज तक पेंशन नहीं मिली। हमारा यही है कि पूर्व की सरकार में भी हमने धरना किया, प्रदर्शन किया और भूख ताल के कैंप लगाए, उसके बावजूद जो है वो सरकार जो है हमारी पेंशन को थोड़ी पटरी पे लाए, समय पे मिलती रही। पूर्व इससे भी जो पूर्व सरकार थी, जो आज सत्ता में सरकार है, उन्होंने हमारे पे साथ ऐसा छलावा किया। मैंने पूर्व में भी कहा था कि 2-2 साल तक पेंशन नहीं लगती थी, कोर्ट कचहरियों में हमें जाना पड़ता था। तो आगे की क्या रणनीति है गुलाब सिंह जी, आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि आप कह रहे हैं लंबे वक्त से ये सब चल रहा है? आगे की रणनीति ये है कि 20 तारीख को जयनगर में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की बैठक जो है आपातकालीन स्थिति में बुलाई गई है। उस बैठक में एचआरटीसी के जो पेंशन का मुद्दा है वो तुरंत मुद्दा उठाया जाएगा और उसमें एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि रोज की ठक से अच्छा है एक दिन ही मरना बढ़िया है। हम चाहते हैं उस बैठक में ऐसा निर्णय लिया जाए जिसमें आर पार की लड़ाई हो और हमारी सिटीजन का जो इस तरह का शोषण हो रहा है उसका जो है हम खुद जोर से विरोध करेंगे। अन्य विभागों में
सबको पेंशन जो है वो टाइम पे मिलती है, 1 तारीख को मिलती है। हम हर वक्त जब भी हमारे संगठन के लोग हमें बाहर से कार्यकर्ता फोन करते हैं, डायरी लोग करते हैं, तो कहते हैं पेंशन आई। मैंने पहले भी कहा एचआरटीसी में टुकड़ा पेंशन मिलती है, ये तो तय नहीं है कि 30 को मिलनी के 20 को मिलनी, आप मिलनी के नहीं मिलनी। हम पहले ही और कहते हैं कि सांप का दसा हुआ रस्सी से कटता है, हम उन पर विश्वास नहीं करते। यानी कि सभी मुसीबत कहते हैं जो है वो कि लगातार बनी हुई है काम और समाधान जो है वो नहीं निकल रहा है। अगर हम निचोड़ कर देखें तो घाटा ही सबसे बड़ी मुसीबत नजर आता है। विजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 मेरे आपसे बड़े सवाल हैं। घाटे पे हम बात कर चुके हैं, उसके समाधान पे बात कर चुके हैं। बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिक बसों का जो संकल्प सुक्खू सरकार ने लिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? दूसरा, जो अभी ओपीएस एनपीएस में जो एचआरटीसी के कर्मचारियों का पैसा कट रहा है, उससे क्या कुछ समझ में आता है? ये 2 सवाल मेरे आपसे। विजय सर, चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी में इसका जवाब दें। इसका जल्दी जवाब ये है, विजय जी के पास जा रहा हूं सर मैं। विजय जी। गौतम, सबसे पहला कारण ये है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर आते हैं। हाँ जी। ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन शंकाएं इस बात की है कि आर्थिक संकट से घिरी हुई हिमाचल सरकार क्या इलेक्ट्रिक बसें खरीदने में सक्षम है? अगर ऐसी बसें खरीदी जानी है तो उसके लिए धन का प्रावधान कहां से होगा? ये पहला सबसे बड़ा प्रश्न है जो अजगर की तरह मुंह फैलाए खड़ा है। दूसरा, इलेक्ट्रिक बसें क्या हिमाचल के लिए कारगर साबित हो सकती हैं? अब जैसा 100-120 किलोमीटर चलने का इनका दावा किया जाता है जी, लेकिन जब ये रूट पर चलती हैं तो क्या यही एवरेज दे पाएंगी? क्योंकि जब बसें बनाने वाली कंपनी जो है वो दावा 120 का करती है तो वो प्रैक्टिकली वो 70-80 से ऊपर नहीं आती है वो एवरेज। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। फिर हिमाचल की भूगोलिक स्थिति, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि इलेक्ट्रिक बसें जो है वो लो फ्लोर बसें होती हैं अधिकांश उसमें। तो लो फ्लोर बसें चलने के लिए क्या हिमाचल की सड़कें वैसी हैं जैसी कल्पना की जा रही है जी? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां दूर दराज के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस जा सकती है? क्या वहां पर चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध होगी या हो रही हैं? ये तमाम प्रश्न है जो खड़े हैं। बाकी जहां एनपीएस के मुद्दे की बात हम करते हैं, एनपीएस के मुद्दे को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और एचआरटीसी में भी सुलझ जाएगा। इसमें जब किसी बात को लेकर जब घोषणाएं की जाती हैं उसकी कागजी कार्रवाई पूरे करने में कुछ समय तो जरूर लगता है, कुछ विभाग छूटे हैं, लेकिन सरकार यदि वचनबद्ध है तो ओपीएस एचआरटीसी में भी लागू होगा, बिजली विभाग में भी लागू होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा सरकार का भी दावा है। जी, मैं मान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। आखिरी सवाल मान सिंह जी आपसे कि आपका जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है, लगातार आप लोग कदम उठा रहे हैं, तो आगे की आपकी रणनीति क्या है? मान सिंह जी। आगे की रणनीति 18/5/2023 को 11:30 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, जिनके पास हिमाचल पथ परिवहन निगम का जिम्मा भी है, उनसे हम मीटिंग करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ज्यादातर मांगे हैं जो ड्यूज के प्रति, पेंशन की हो, चाहे सैलरी की हो, चाहे एरियर की हो, चाहे डीए की हो, चाहे ओवरटाइम नाइट की हो, तो हमें पूरा संगठन को पूरा विश्वास है कि हमारी मांगे ज्यादातर सुनी जाएंगी, मानी जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कहीं हमारी मांगों को ना माना गया तो संगठन अगली रणनीति भी तय करने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों जो है वो मान लिया जाएगा। और आगे जो एचआरटीसी, हम भी नहीं चाहते कि बार बार हिमाचल प्रदेश की जनता को हम हराश करें। बार बार इस एचआरटीसी को अपनी मां मानते हैं, जहां से हमारा परिवार पल रहा है। हम भी इसको बंद नहीं करना चाहते, हम भी एजुटेशन नहीं करना चाहते। लेकिन दुख इस बात का है कि पेंशन नहीं, एम्प्लॉइज जो सर्विस एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी टाइम की नहीं, कभी 13 तारीख, कभी 18 तारीख, कभी 22 तारीख। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पेंशन और सैलरी के लिए 70 करोड़ रुपया लगता है। तो जहां तक मेरा मानना है और मेरे को नॉलेज है कि सरकार की तरफ से 60 करोड़ दिया जाता है और 10 करोड़ के लिए जब फंस जाते हैं तो कभी सैलरी दे दी जाती है और पेंशनर को बता दिया जाता है। तो मैं
मांग करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कि 70 करोड़ देते तो वही है, 10 दिन लेट या 10 दिन एडवांस, 10 दिन के बाद भी तो देना, तो 70 करोड़ इकट्ठा दिया जाए, पेंशनर को बेचारे को पेंशन मिले जी, जी, जी। और जो सर्विंग एम्प्लॉई है उनको सैलरी मिले, क्योंकि जो पेंशनर घर चला गया है वो बूढ़ा है, बीमार है, जी जी, या कई उसको परेशानियां दिवाली हैं के लिए जिससे वो पैसे दो चार चाहिए, होता है और बहुत उनकी परेशान। सैलरी, उनकी जो पेंशन है वो वक्त पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता हाँ, है। इसका समाधान जो है बिल्कुल होना चाहिए, सैलरी और पेंशन टाइमली मिले, और बाकी ड्यूज जो है वो थोड़ा बहुत चल सकता है, ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन वो भी टाइम टाइम से देने चाहिए। जैसे 41 महीने का ओवर टाइम राइट हो गया और 16 से एरियर है 3%, ये टाइम टाइम पे देने चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की जरूरत है। बिल्कुल सर, उम्मीद यही की जाती है कि जल्द जो है वो समाधान होगा। गौतम जी मैं कुछ बोलना चाह रहा था। प्लीज जी जरूर। मुझे लगता है कि ये इनकी मांग जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मेरी भी अभी हाल ही में बात हुई है जी। और उन्होंने कहा है कि मैं एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ जिससे ये प्रयास किए जाए कि कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं वो चरणबद्ध तरीके से पूरी कर दी जाए और आगे इनको देनदारियां जो है नियमित तौर पर हो, ऐसा मुकेश अग्निहोत्री का प्रयास है। उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बात करी है। कुछ कमियां रह सकती हैं, उन्हें पूरा कोई भी सरकार होती है तो उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और उनका ये भी कहना है कि जो अभी देनदारियां हैं वो पूर्व भाजपा सरकार के समय बढ़ी हैं, लेकिन वो कर्मचारियों का दोष नहीं है, वो राजनीतिक दोष कहा जा सकता है और कर्मचारियों को प्रभावित ना होने दिया जाए और कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं दी जाए, ऐसा मुकेश अग्निहोत्री चाहते हैं। शायद आने वाले समय में वो इस संकल्प को पूरा भी करेंगे, ऐसा मुझे दिख भी रहा है। जी गौतम, उम्मीद यही की जाती है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मान सिंह जी जुड़े, गुलाब सिंह जी और विजयपुरी सर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो उम्मीद ये है कि समाधान जल्द हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एचआरटीसी थम जाए, क्योंकि एचआरटीसी को लाइफलाइन कहा जाता है हिमाचल की। अगर एचआरटीसी रुकती है, उसके पहिए रुकते हैं, तो पूरा हिमाचल रुकने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी एचआरटीसी के कंधों पर है। लेकिन वही कंधे अब चरमराते हुए से नजर आते हैं, क्योंकि घाटा लगातार बढ़ रहा है, कर्मचारियों के ड्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, भत्ते नहीं मिल रहे हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं समय पर मिल पा रही है। उम्मीद है एक बेहतर रोड मैप की, जिससे समाधान निकल सके, जिससे जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उन्हें उनका पैसा, उनका हक जो है वो सही वक्त पर दिया जा सके, जिससे वो भी खुश रहें, सही तरीके से बसेस चलती रहें, घाटा कम हो। घाटा या जीरो पर कैसे लाया जाए, यह बड़ा सवाल है, बड़ी रणनीति जो है इस पर बनाने की जरूरत है। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है और कैसे एचआरटीसी के तमाम कर्मचारी, तमाम पेंशनर्स की मुसीबत दूर होती है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।